हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग यूजीसी नेट की जो इकाई में हिंदी कहानियों लगी हुई हैं और उन सभी कहानियों पर हम लोग बात करेंगे जिनमें कहानियों के प्रमुख पात्र, कहानियों का उद्देश्य क्या है, कहानियों में क्या विशेषताएं हैं, कौन सी कहानी किस पत्रिका में छपी थी, उसका प्रकाशन वर्ष क्या था। इन सभी चीज़ों पर हम लोग विधिवत तरीके से बात करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। यदि आपने हमारी कहानियों पर जो टेक्स्ट पार्ट की वीडियो है उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम लोग आज इन कहानियों पर बात करते हुए आगे की बातें प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं कहानियों के जो मूल संवेदना है और उसका मूल प्रतिपाद्य है उससे। तो जैसा कि पहला जो कहानी हमारी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं वो राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। और राजेंद्र बाला घोष जो कि एक बंग महिला के नाम से उनको जाना जाता है। तो हम लोग इसका मूल उद्देश्य हम लोग देखते हैं। तो यह जो कहानी है अपने समय की राजनीति और अर्थनीति पर केंद्रित है। इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, स्त्रियों की दयनीय दशा, जातिगत पक्षधरता इत्यादि को वर्ण विषय बनाया गया है। तो ये कहानी का मूल उद्देश्य यही है। इसके बाद दुलाई वाली को देखते हैं। तो दुलाई वाली में क्या है, ये भी बंग महिला की ही कहानी है। और ये जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, इस कहानी को इन्होंने 1904 में लिखा था, जबकि जो दुलाई वाली है इसको इन्होंने 1907 ईस्वी में लिखा था। तो देखिए, हम लोग प्रकाशन वर्ष पे अभी बात करते हैं। पहले इन कहानियों के जो मूल कथ्य हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या है, उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो दुलाई वाली पर हम लोग बात करेंगे। तो यह है एक हास्य एवं मनोरंजन प्रधान कहानी है। इनमें दो मित्रों के द्वारा, वंशीधर और नवल किशोर के माध्यम से मजाक किया गया है। पहली बार पति के संग रेल यात्रा करती नायिका का पति से वियुक्त होने का रुदन, वो उनसे छूटने का प्रक्रिया बताई गई है, किस तरह से वो बेचैन हो जाती हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक महिला जो कि आपके 1907 की बात है, उस समय अपने पति से बिछड़ जाती है ट्रेन में। तो उस समय की जो घबराहट, चिंता है, उसकी जो मनोदशा है, उसका चित्रण किया गया है। तो इस कहानी में ये चीज़ें दिखाई गई हैं और किस तरह से अंग्रेजी शासन में स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, इन सब चीज़ों पर भी बात इसमें की गई है। इसके बाद आगे हम कहानी में बात करते हैं एक टोकरी भर मिट्टी। तो जैसा कि एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, इसमें एक जमींदार के द्वारा एक विधवा के प्रति जुल्म और अंत में उसके हृदय परिवर्तन की कहानी कही गई है। ये सबसे छोटी कहानी है और यथार्थवादी कहानी है। इसको माधवराव सप्रे ने लिखा है। आगे हम लोग लेखक, उसका प्रकाशन वर्ष और इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आगे हम देखते हैं राही कहानी। राही कहानी है, ये भीख मांगने वाली मंगरोली जाति की स्त्री राही की कथा है, जो कि भीख न मिलने पर उदरपूर्ति हेतु चोरी के आरोप में हवालात में बंदी जीवन व्यतीत करती है। उदरपूर्ति यानी पेट के भरने के लिए। तो ये राही कहानी का उद्देश्य यही है और इसमें स्वदेशी आंदोलन को भी दिखाया गया है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन को अनीता के माध्यम से दिखाया गया है। इसके बाद ईदगाह कहानी देखते हैं। ईदगाह कहानी में अल्पायु में ही बुजुर्ग हुए बालक हामिद की कहानी है, जो ईद के अवसर पर मिले 3 पैसे से अपनी विधवा और बेसहारा दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। इस कहानी के माध्यम से ये प्रेमचंद जी ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से एक बालक जो कि गरीबी में जी रहा है, उसका बचपन किस तरह से मर चुका है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सी चीज़ें जो कि एक बुजुर्ग इसके बारे में सोच सकता है। एक बालक उस अपने बालपन को भूल करके उस मनोदशा को प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, या अगला प्रश्न क्या है, कहानी है
कि संसार का अनमोल रतन, इसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या उद्देश्य देने का प्रयास किया है वो देख लेते हैं। तो इसमें दिलफिगार और दिलफरेब की प्रेम कहानी है, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए संसार के अनमोल रतन लाकर देता है, और इसके माध्यम से बहुत से मतलब देशभक्ति को जागृत किया गया है। बाद में ये कहानियाँ बैन भी कर दी गई थी, सोजे वतन संग्रह को पूरा ख़त्म कर दिया गया था। तो ये जो दुनिया का अनमोल रतन है कि खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये प्रेमचंद जी यही कहना चाहते थे, और भी चीज़ें बहुत हैं, उसको हम आगे देखते हैं। पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसके बाद कानों में कंगना। तो कानों में कंगना के द्वारा नायक नरेंद्र द्वारा पत्नी के विमुख होकर वेश्या के प्रति आसक्ति और अंत में गहरे पश्चाताप की कथा वर्णित की गई है। तो इसमें राजा राधिका प्रसाद सिंह बहुत ही एक तरह से सेंसिटिव तरीके से वर्णनात्मक और भावपूर्ण कहानी को लिखे हैं, और इसमें यथार्थवादी चीज़ों को दिखाने का प्रयास किए हैं कि किस तरह से एक भरा पूरा परिवार विलासिताओं में लिप्त होने के कारण ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगला है कहानी कि उसने कहा था। एक असफल प्रेमी लहना सिंह के पूर्व प्रेम की मधुर स्मृतियों के आधार पर प्रेमिका के पति और उसके पुत्र की रक्षा में आत्मबलिदान की कथा है। उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है, और ये एक तरह से लहना सिंह के माध्यम से त्याग एवं बलिदान और इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। ये कहानी गुलेरी जी ने लिखा था। इसके बाद आकाशदीप है। प्रेम की भाव भूमि प्रतिष्ठित इस कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त के प्रेम एवं चंपा के हृदय में भीषण अंतर्द्वंद का वर्णन हुआ है। इसमें प्रेम और द्वंद्व को एक साथ दिखाया गया है कि किस तरह से वो बुद्धगुप्त से प्रेम भी करती है और उसे घृणा भी करती है। इसके बाद अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। देखिए टोटल 21 कहानियाँ लगी हैं, तो सभी कहानियों का उद्देश्य देख लेते हैं, फिर इसका आगे हम लोग प्रकाशन वर्ष और चीज़ें देखेंगे। अपना अपना भाग्य है। इसमें सामाजिक विषमता को रेखांकित करने वाली इस कहानी में एक गरीब असहाय एवं ठंड से मृत्यु का शिकार बने बालक के प्रति झूठी दया, सहानुभूति एवं थोथी मानवता की प्रतिपाद्य बनाया गया है। इस कहानी में बहुत ही मतलब एक दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है, और इसमें जो लेखक है वो कहता है कि देखिए हमारे दिल में दया तो बहुत है, लेकिन अभी हम आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा बजट बिगड़ जाएगा। ये उसका बहुत ही मूल कथन है, क्योंकि उस बच्चे के पैसे होते नहीं हैं और बाद में बच्चा ठंडी को झेल नहीं पाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगली कहानी है तीसरी कसम, रेणु जी की। इस रोमांटिक कहानी में सीधे सरल भोले भाले गाड़ीवान हीरामन का थिएटर की नर्तकी हीराबाई के प्रति प्रेम और उमंग के स्फुटन को कथ्य बनाया गया है। इसके बाद लाल पान की बेगम। तो लाल पान की बेगम के माध्यम से रेणु जी इस आंचलिक कहानी में बिरजू की माँ लाल पान की बेगम की मेला नाच देखने की इच्छा एवं ग्रामीण अंचल के दाम्पत्य जीवन का यथार्थ स्थानीय रंगत के साथ मुखरित हुआ है। गैंग्रीन। इसमें अज्ञे जी ने मध्य वर्ग के लोगों के दाम्पत्य जीवन के नीरस बुझे धुंधले सारहीन जीवन को कहानी का कथ्य बनाया है। किस तरह से एक चंचल और उद्दत लड़की जो बचपन में इतना चंचल थी और अंत में एक मशीन की तरह कार्य करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। तो गैंग्रीन के माध्यम से आत्मकथात्मक टाइप की ये कहानी है। इसके बाद कोसी की घटवार है। गुसाई और लक्ष्मण की भावपूर्ण दुखात्मक प्रेम कहानी का इसमें वर्णन है। इसके बाद अमृतसर आ गया। देखिए कोसी घटवार में क्या है ना कि ये
उसने कहा था कहानी की आगे की बात करती है, ये चीज़ माना जाता है। अमृतसर आ गया, इसमें देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक कहानी है। इसमें शरणार्थियों के प्रति एक समूह का पाक से अमृतसर की ट्रेन यात्रा की भयावह विनाश और बर्बरता, सांप्रदायिकता, तनाव एवं अमानवीयता इत्यादि को कहानी के कथ्य बनाया गया है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इसका उद्देश्य क्या रहा है, और ये विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी है। तो इसमें भीष्म साहनी जी इन सब चीज़ों का वर्णन किए हैं। इसके बाद अगला है चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी में सामनाथ और उसकी माँ को केंद्रित यह कहानी मानवीय मूल्यों के हास की कहानी है, जिसमें माँ पुत्र के लिए एक समस्या बन गई है। पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता, क्षुद्र अवसरवादिता, स्वार्थपरता की कहानी ये है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, अगली कहानी है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया के माध्यम से जो आप कृष्णा सोबती जी हैं, वो एक मनोविश्लेषणात्मक और प्रतीक यथार्थवादी कहानी को कह रही हैं कि ये भी कहानी आपके देश विभाजन पर आधारित है। देश विभाजन के फलस्वरूप साहनी के माध्यम से बदलते वक्त के साथ लोगों की मनोवृत्ति में आए बदलावों, मानसिकता, स्वार्थपरता का यथार्थवादी धरातल पर वर्णन इस कहानी में हुआ है। इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर। इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर एक व्यंग टाइप की कहानी है, फैंटेसी व्यंग की है, और हरिप्रसन्न परसाई जी एक व्यंग्यकार है ये हैं। तो इसमें फैंटेसी के माध्यम से पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं चाँद सरकार की सात्विक एवं पवित्र व्यवस्था को भ्रष्ट बनाने के व्यंग्यपूर्ण कथा कही गई है। इसके बाद अगली कहानी है पिता। पिता कहानी में पिता पुत्र के संबंधों पर आधारित इस कहानी में पुरातन पीढ़ी के प्रतिनिधित्व चरित्र पिता और नई पीढ़ी के प्रतिनिधित्व चरित्र पिता की संतानों के बीच पीढ़ियों की टकराहट, द्वंद्व एवं विद्रोह भाव को वाणी मिली। किस तरह से पिताजी अपने पुरातन ख्यालों में भी खोए रहते हैं और संतानें किस तरह से उनको एक पुरातन परंपरा का घोषित कर देती हैं। इसके बाद अगली जो कहानी है वो राजा नजबंसिया है। यह लोक कथा के नायक राजा रानी और जगपति चंदा के दोहरे कथानक की कहानी है। पताका प्रकरी की टाइप की कहानियाँ हैं। इस कहानी में मध्यवर्गीय परिवार के जगपति का अपनी पति चंदा के बचन सिंह कंपाउंडर के साथ अवैध संबंध के फलस्वरूप अंतर्द्वंद, घुटन, व्यवस्था एवं अंत में आत्महत्या की स्टोरी इसमें वर्णित है। बहुत ही दैनिक कहानी है, आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे। उसके बाद परिंदे कहानी है। परिंदे की लतिका की पीड़ा भरी प्रेम की प्रतीक्षा की कथा है, जो हिल स्टेशन में आजीवन अपने दिवंगत प्रेमी का इंतजार करती है। यह कहानी व्यथित मन की व्यथा कथा है। तो हम कहानियों के अब उद्देश्यों पर तो बात कर लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग कहानियों के जो पात्र हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो पात्रों से है प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, और जो पात्र गौण पात्र हैं उस पर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे तो ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो आइए हम लोग इन पात्रों को भी देख लेते हैं। तो दुलाई वाली कहानी के पात्रों को आप लोग ज़रूर नोट करें। वंशीधर हैं, नवल किशोर हैं, वंशीधर का मेरा भाई एवं मित्र है। जानकी देवी हैं, वंशीधर की पत्नी। अन्य पात्र में आपकी सीता हैं, जानकी की बहन है, वंशीधर की सास है, साला है, साली है, इक्के वाला और रेल के यात्री हैं। इतने सब पात्र कहानी के हैं। इसके बाद चंद्र से मेरी बातें, ये भी मंगमैला कहानी है। भगवान चंद्रदेव हैं, इन्हें वृद्ध कहा गया है। कथा नायिका है, धन्वंतरी हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, चित्रगुप्त देवताओं के चीफ जस्टिस हैं, लॉर्ड कर्जन आधुनिक भारत के प्रतिनिधिकर्ता हैं, या एक तरह से कहें तो यही यहाँ के बासरा हैं। इसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी, इसमें जमींदार है, विधवा है और विधवा की एक 5 साल की पोती है। इसके बाद आगे राही कहानी को देखते हैं। तो राही में राही है और अनीता है, ये 2 पात्र हैं। ईदगाह में हामिद है, मोहसिन है, महमूद है, नूरे, सम्मी, बूढ़ी दादी, अमीना।
ये पात्र। संसार का अनमोल रतन में दिलफिगार, दिलफरेब, काला चोर और कानून कंगना में नरेंद्र, किरण, योगीश्वर, नरेंद्र के पिता, किन्नरी, वेश्या, ये हैं। इसके बाद उसने कहा था, लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार, बोधा सिंह, वजीरा, ये सब पात्र हैं। आकाशदीप, बुद्धगुप्त, चंपा और जया प्रमुख रूप से ये पात्र हैं। अपना अपना भाग्य में 10 वर्षीय अनाथ बालक, कथानायक का मित्र, कई मित्र रहते हैं, उन सब का वर्णन है। इसके बाद तीसरी कसम में हीरामन है, हीराबाई है मुख्य पात्र में। गौण पात्र जो है पलटन दास है, लाल मोहर है, धुन्नी राम है, लसनमा है, मुनीम है। देखिए ये क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में से तीसरी कसम कहानी में कौन पात्र नहीं है, और ये सब ऑप्शन में दिए गए थे। तो इन चीज़ों को भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आप गलती कर देंगे और आप जारब से बाहर हो जाएंगे। आगे लालपान की बेगम को देख लेते हैं। रेणु जी की कहानी जो है, बिरजू की माँ है लालपान की बेगम, मखनी बुआ है, जंगी की पतोहू है, चंपिया है बिरजू की 10 वर्षीय बहन, बिरजू है चंपिया का 7 वर्षीय भाई, बिरजू का बाप, राधे की बेटी सुनरी। जंगी की पतोहू को स्टेशन वाली भी कहा जाता है, टेशन वाली, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिए क्योंकि वो स्टेशन के बगल की रहती है। इसके बाद गैंग्रीन कहानी है। गैंग्रीन में कथानायक है, मालती है, महेश्वर है और टीटी है। महेश्वर जो कि डॉक्टर रहता है और मालती जो है महेश्वर का पुत्र टीटी। कोसी के घटवार में क्या है कि गुसाई है, लक्ष्मा का बच्चा है, यही प्रमुख रूप से पात्र है। गुसाई जो कि लेफ्टिनेंट रहता है और लक्ष्मा के घर वाले उससे शादी नहीं करते हैं क्योंकि वो अकेला रहता है, और ये लंबी चौड़ी कहानी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मूल पाठ, अमृतसर आ गया, कथानायक सरदार पठान, दुबला बाबू, और भी बहुत सारे पात्र हैं लेकिन ये प्रमुख रूप से। चीफ की दावत में मिस्टर सामनाथ हैं, सामनाथ की पत्नी है, माँ है और बॉस। सिक्का बदल गया, इसमें सानी है, साजी है, शेरा है, हुसैना है, शेरा की पत्नी, बेगू पटवारी है, मुल्ला इस्माइल है, थानेदार दाऊद खान है। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन, एमडी साहब, चाँद सरकार, भारत सरकार, आईजी पुलिस मंत्री कोतवाल। इसके बाद पिता कहानी है। तो पिता में सिर्फ पिता ही हैं और कथानायक, और इनके बाद गौण पात्र के रूप में इनके बेटों का जिक्र किया गया है। राजा निर्वंशी है, इसमें जगपति है, चंदा है, उसके पति पत्नी है, बच्चन सिंह है, कंपाउंडर है, दयाराम। और परिंदे, लतिका है, मेजर नेगी है, लतिका का दिंगोत प्रेमी, कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन रहता है। डॉक्टर मुखर्जी हैं, मिस वुड हैं प्रिंसिपल, फादर एलमंड है, करीमुद्दीन है हॉस्टल का नौकर, जूली है लतिका की प्रिय शिष्य, सुधा, हेमंती मेरी हॉस्टल की छात्राएं हैं। इसके बाद हम आगे कहानियों का उद्देश्य देख लेते हैं। तो देखिए जो कहानियों का उद्देश्य है उसमें एक कहानी के माध्यम से, जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे बनते हैं पुट टाइप में कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किस कहानी की नहीं है, वहाँ के लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो इन उद्देश्यों को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पहली कहानी जो है चंद देश से मेरी बातें, हिंदी की ये प्रथम राजनीतिक कहानी है। इस कहानी में तदयुगीन राजनीति, अर्थनीति इत्यादि के फलक पर समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर चुटीला व्यंग किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि चंद्रदेव से मेरी बातें में किस वायसराय का जिक्र है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, फिर लॉर्ड कैनिन, इस तरह से ऑप्शन दिया गया था। तो लॉर्ड कर्जन आप लोग याद करिए। इसके बाद दुलाई वाली है। दुलाई वाली में बंशीधर और नवल किशोर नामक दो मित्रों ने मनोरंजनपूर्वक मजाक के ताने बाने में बुनी इस कहानी में विशुद्ध हास्य एवं मनोरंजन की दृष्टि करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य है। अंग्रेजी पहनावे, विदेशी वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग के साथ साथ स्त्री की दशा का रेखांकन करना अन्य उद्देश्य
है। एक टोकरी भर मिट्टी का जो उद्देश्य है वो यह है कि इस प्रतीकात्मक कहानी में एक बुढ़िया स्त्री की अपनी जमीन के प्रति प्रेम लगाव को दर्शाकर गांधीवादी सिद्धांतों के द्वारा हड़पी हुई जमीन को जमींदार से वापस लिए जाने का मुख्य उद्देश्य प्रकट हुआ है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सच्चा सत्याग्रह, सच्चा स्वराज तभी संभव है जब राही जैसे समाज के गुमराह लोगों को सही रास्ता प्राप्त किया जा सके। ये अनीता सोचती है। इसके बाद अगला है ईदगाह कहानी। इसका उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान की इस कहानी में माता पिता दादी की आर्थिक स्थिति से बेखबर ईदगाह जैसे त्योहारों पर बच्चों के उल्लास उमंग उत्साह के साथ साथ अल्पायु में हामी जैसे बालकों को बुजुर्ग हुए व्यवहार को उभारना उद्देश्य रहा है। संसार का अनमोल रतन दिलफिगार और दिलफरेब के प्रेम के माध्यम से राष्ट्रीयता और देश प्रेम की व्यंजना की गई है। कानों में कंगना नरेंद्र द्वारा पत्नी से विमुख और किन्नरी के प्रति आकृष्ट था। उस पर धन संपत्ति लुटाने के उपरांत अंत में उसके पश्चाताप और जीवन में आए अंधकार को दर्शाया गया है। इसके बाद 8वां नंबर है उसने कहा था। लहना सिंह द्वारा प्रेम में कर्तव्य और त्याग की मार्मिक कहानी है। आकाशदीप विश्व रोमानी कहानी है जिसमें प्रेम और घृणा के द्वंद्व का चित्रण करना कहानीकार का उद्देश्य रहा है। इसके बाद अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। इसका उद्देश्य देख लीजिए। तो सामाजिक भेद की समस्या का चित्रण एवं संपन्न धनाढ़ उच्च वर्ग के लोगों द्वारा गरीब असहाय एवं कड़ाके की ठंड से मृत बालक के प्रति झूठी दया सहानुभूति और संवेदना को प्रकट करना दिखाया गया। इसके बाद आगे हम लोग अगला है आपका तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी में कथानायक हीरामन का हीराबाई के प्रति प्रेम भाव एवं अकेलेपन की अनुभूतियों को पूरी संवेदना और पुलकित भाव में वाणी मिली है। इसके बाद लाल पान की बेगम का उद्देश्य देखिए। इसके बाद थोड़ा और हम लोग रचना वर्ष और किस पत्रिका में कौन सी कहानी संकलित है उन पर ही बात करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग थोड़ा अगर फास्ट करके देखना चाहें तो आप 2x स्पीड पर देख सकते हैं। बाकी ये आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियो है। आपको टोटल 2100 कहानी आपको इतने कम समय में और इतने महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने को मिल रही हैं, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। लाल पान की बेगम यह आंचलिक प्रकार की कहानी है। इसमें बिरजू की माँ की मेला जाने की इच्छा के माध्यम से पूर्णिया अंचल के ग्रामवासियों की जीवन शैली, अभाव, दैन्यता, आशा, निराशा, नोक झोंक के बावजूद परस्पर प्रेम को चित्रित करना कहानीकार का उद्देश्य रहा। गैंग्रीन मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन की एक रसता घनीभूत घुटन का चित्रण हुआ है। इसके बाद कौशिक घटवार है। कौशिक घटवार कहानी के माध्यम से गोसाई और लक्ष्मण के प्रेम व्यक्ति पर सृजित इस कहानी में प्रेम, भावुकता, अनुभूति, प्रवण संवेदना एवं लक्ष्मण की अभाव भरी जिंदगी का चित्रण हुआ है। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके बाद अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया के माध्यम से विभाजन को दिखाया गया है। भारत विभाजन के फलक पर रचित इस कहानी में पाक से अमृतसर आने वाली ट्रेन में शरणार्थियों के साधक तनाव, अविश्वास, भययुक्त मानसिक दशा के साथ साथ धार्मिक उत्तेजना, विद्वेष, घृणा, अमानवीयता, बर्बरता इत्यादि का चित्रण इस कहानी में हुआ है। चीफ की दावत मध्यवर्ग के अंतर्विरोध मानसिकता, क्षुद्र अवसरवादिता को प्रदर्शित करना, बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी का घटिया सोच, मानसिकता एवं आत्मसम्मान असम्मान के भाव को उजागर करना, ये सब चीफ की दावत में वर्णित है। इसके बाद सिक्का बदल गया। यह भी जो है देश विभाजन के फलक पर बुनी हुई इस कहानी में बदलते वक्त की त्रासदी, लोगों की मनोवृत्ति में आए बदलाव, मानवीय मूल्यों के विघटन एवं साहनी की दयनीय दशा, व्यवस्था इत्यादि का रेखांकन किया गया है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के व्यंग को धरातल पर लाने का काम परसाई जी किए हैं। पिता कहानी में पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी में परंपरागत संस्कारों एवं जीवन पद्धति के प्रति विद्रोह भाव को मुखरित
किया गया है। इसके बाद राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया और रानी तथा जगपति और चंदा दोनों राजा निर्बंसिया की कहानी के माध्यम से राजा निर्बंसिया और जगपति की मन स्थिति एवं दारुण स्थिति के साथ साथ स्त्री सतीत्व की समस्या का चित्रण किया गया। परिंदे कहानी। परिंदे के माध्यम से आधुनिक नारी के अकेलेपन, उदासी, करुणा तथा संतरास की अभिव्यक्ति के साथ साथ कहानीकार का उद्देश्य यह व्यक्त करना है कि हमारा जीवन परिंदों की तरह ही है। इसके बाद ये अंतिम सेक्शन है हम लोगों का कि कहानियों का रचना काल और शैली, इन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसा कि जो चंद देव से मेरी बातें हैं, यह 1904 में लिखी गई थी और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये समाज शैली की कहानी। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दुलाई वाली कहानी जो है 1907 में लिखी गई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मनोविश्लेषणात्मक एवं हास्य शैली की कहानी है। इसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये कथात्मक शैली वाली कहानी है। राही 1947 में संवादात्मक एवं आत्मविश्लेषणात्मक शैली की कहानी है। ईदगाह 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक एवं नाटकीय शैली की कहानी है। तो दरअसल ये चीज़ें आप लोग ज़रूर नोट करिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे संसार का अनमोल रतन। यह 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह रूपात्मक कथा शैली पर आधारित कहानी है। कानों में कंगना 1900, देखिए ये 1912 नहीं 1913 में प्रकाशित हुई थी, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसमें वर्णनात्मक एवं भावपूर्ण शैली पर यह कहानी लिखी गई। अगला है, उसने कहा था जून 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पूर्वदीप्ति शैली की कहानी है, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। आकाशदीप। आकाशदीप की कहानी 1928 में ये वर्णनात्मक शैली की कहानी है और ये 1929 में आकाशदीप संग्रह में ही प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जो कहानी है वो 1931 में वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। यह समाज शैली की कहानी है। तीसरी कसम अपरंपरा पत्रिका में 1958 में प्रकाशित हुई थी। यह ठुमरी कहानी संग्रह में भी प्रकाशित हुई थी 1959 ईस्वी में। पात्रों के चरित्र चित्रण में रिपोर्टाज शैली, विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद लाल पान की बेगम। यह 1957 में भावात्मक एवं काव्यात्मक शैली की कहानी है और ये 1957 में लाल पान की बेगम आपके रेणु जी लिखे थे। इसके बाद आगे गैंग्रीन कहानी है। गैंग्रीन मई 1934 में प्रकाशित हुई थी। उत्तम पुरुष शैली की कहानी है, आत्मकथात्मक शैली है। कोसी का घटवार 1957 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और ये भावात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक टाइप का कहानी है। इसके बाद अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया में 1973 में पटरनिया कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था और अमृतसर आ गया जो कहानी है वो आपके भीष्म साहनी जी की है। ये इस विनोदात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली की कहानी है। चीफ की दावत भी आपके साहनी जी की कहानी है और यह एक 1956 में व्यंग्य शैली की कहानी है। इसके बाद आगे सिक्का बदल गया। 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित यह कहानी है, यथार्थवादी एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखा गया। इसके बाद आगे इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 में ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में प्रकाशित हुआ था। फंतासी और व्यंग्य शैली की ये कहानी है। पिता 1965 में लोक कथात्मक कहानी है और राजा निर्बंसिया 1957 में आत्मकथात्मक या उत्तम पुरुष शैली की कहानी है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ये किस शैली में कहानी लिखी गई थी। तो
आत्मकथात्मक और उत्तम पुरुष शैली की यह कहानी है। इसके बाद आगे और आज का ये अंतिम स्टेटमेंट होगा कि परिंदे 1957 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये पूर्ववर्ती शैली की भी कहानी है। लतिका और गिरीश नेगी के बीच साहचर्य की कथा है। प्रतीकात्मक एवं विश्लेषणात्मक टाइप की यह कहानी है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कहानी की जो समस्या थी वो दूर हुई होगी। आपको एक ऐसी कहानी के बारे में इन सब चीज़ों को एक जगह पे जानने का अवसर मिला और आप लोगों ने यहाँ तक देखा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।